नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल और मैं लेकर के आ गया हूं आप लोगों के लिए वोकैबुलरी का एक दूसरा सेशन। मुझे लगता है कि आपने पहला सेशन जरूर देखा होगा और आपको जो कंटेंट मैं लेकर के आ रहा हूं वो बहुत पसंद आई होगी। मैं इस सेशंस के लिए, चाहे वो पहला सेशन हो या फिर ये वाला सेशन हो, बहुत हार्ड वर्क कर रहा हूँ। बहुत टाइम लगता है ये स्लाइड्स बनाने में, ये सारी की सारी कंटेंट को अरेंज करने में। तो जितनी मेहनत हम लोग कर रहे हैं, मैं आशा करता हूँ कि आपको भी हमारी मेहनत बहुत ज़्यादा पसंद आ रही होगी। यार ये कहाँ पर है यार? मैं क्लास तो लेने आ गया हूँ बट मुझे अभी इसका आई एम नॉट एबल टू गेट द पेन भाई। ये मतलब कैसे काम चलेगा यार? मेरे पास पेन ही नहीं है, समझ रहे हो? और मैं पेन में पढ़ाने के लिए आ गया। एक बार मुझे कॉल करके बताना पड़ेगा कि भाई पेन तो लेकर के आ जाओ। फिर हम लोग देखो ऐसे ड्रामा शुरू हो जाता है ना। जस्ट गिव मी मिनट। देखो कॉल भी रिसीव नहीं हो रही है। पेन है, पेन लेके आना। देखो मैं भी पागल हूँ, मैं भी बिना पेन के एंटर कर गया क्लास में। मुझे याद रखना चाहिए था कि नहीं यार, क्लास में जो है अभी उज्जवल सर मैथ की शायद क्लास रिकॉर्ड किए हुए थे तो उनकी वजह से। पर चलो खैर कोई बात नहीं। अभी हमारा सेकेंड डे है और हम लोग मिलजुल करके बहुत सारी वोकैब सीखेंगे। और आज का जो सेकंड डे का जो हमारा पीडीएफ रहेगा, जैसे मैंने फर्स्ट डे की जो पीडीएफ थी और जो सेकंड डे का पीडीएफ रहेगा, सेकंड डे की जो पीडीएफ है वो भी आपके टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी। तो आप टेलीग्राम चैनल जो माई पाठशाला का है वो आप ज्वाइन करें और वहां से आप डिटेल में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बट आपको वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारी वो कैब सीरीज है। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग आज के इस सेशन को और सीखते हैं कुछ नए वर्ड्स को। देखते हैं हमारा पहला शब्द क्या है। व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड ऑफ टुडेस क्लास? जो पहला शब्द है वो है फनैम्बुलिस्ट। फनैम्बुलिस्ट कौन सा इंसान होता है? फनैम्बुलिस्ट इज अ पर्सन, जैसे आप इस पिक में भी देख पा रहे होंगे, फनैम्बुलिस्ट इज अ पर्सन जो रस्सी के ऊपर करतब दिखाता है। जैसे आप इस पिक में भी देख पा रहे होंगे कि ये जो इंसान है ये रस्सी के ऊपर ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है। हम और आप जमीन पर चल सकते हैं पर ये जो इंसान है वो रस्सी के ऊपर चल रहा है। तो ऐसे इंसान को क्या बोला जाता है? ऐसे इंसान को बोला जाता है फनैम्बुलिस्ट। सच अ पर्सन इज नोन एज फनैम्बुलिस्ट। क्या बोलते हैं ऐसे इंसान को? ऐसे इंसान को हम लोग बोलते हैं फनैम्बुलिस्ट। ठीक है, फनैम्बुलिस्ट। चलिए इसके हम लोग सिनोनिम्स देख लेते हैं। इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे? मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे? पहला है टाइट रोप वॉकर, मतलब जो टाइट रस्सी है उसके ऊपर चलने वाला, उसको बोलेंगे हम लोग टाइट रोप वॉकर। रोप वॉकर। एक्रोबैट। एक्रोबैट कौन होता है? एक्रोबैट इज अ पर्सन जो करतब दिखाता है। एक्रोबैट कौन हो गया? एक्रोबैट वो इंसान हो गया जो करतबबाजी दिखाता होगा। एरियलिस्ट, अच्छा ये दो बार टाइप हो गया है। एरियलिस्ट जो हवा में करतब वगैरह दिखाए। बैलेंसर, ये भी हो गया इसका सिनोनिम। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? ग्राउंड ड्वेलर, मतलब जमीन पर रहने वाला। ऑब्वियस बात है, जो जमीन पर रहेगा वो करतब कैसे दिखा पाएगा? स्टेबल पर्सन। स्टैटिक ऑब्जर्वर, ये भी फिर से दो बार टाइप हो गया है, इसको हटा लेना। नॉन एक्रोबैट एंड नोविस वॉकर। नोविस जो वर्ड है इसका मतलब होता है नौसिखिया। नोविस जो वर्ड है इसका मतलब होता है नौसिखिया। ठीक है, ये हो गया नौसिखिया। चलिए ये तो हम लोगों ने सीख लिया। अब इसके एग्जाम्पल सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं, तब हमें समझ में आएगा कि का मीनिंग और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। The funambulist carefully crossed the gorge to the gas of the onlooker below। मतलब गॉर्ज का मतलब होता है खाई। ये जो गॉर्ज शब्द यहाँ पर आप देख पा रहे हो इसका मतलब होता है खाई। तो फन एम्बुलेंस ने क्या किया? उसने रस्सी बांधी होगी और उस खाई के ऊपर पैरों के द्वारा चलता चला गया, जिससे जो ऑन लुकर्स थे बिल्कुल वो हतप्रभ रह गए, बिल्कुल आश्चर्यचकित रह गए। चलिए तो हमने फन एम्बुलेंस वर्ड का मीनिंग सीखा। फन एम्बुलेंस जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है एक ऐसा व्यक्ति जो रस्सी पर चल रहा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। द नेक्स्ट वर्ड इज एटिमोलॉजी। ये इंग्लिश का बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है। जो एटिमोलॉजी वर्ड है इसका मीनिंग होता है वर्ड्स की ओरिजिन को पढ़ना, वर्ड्स की ओरिजिन को समझना। जैसे आप जैसे आप एग्जाम्पल कैसे दूं? मान लीजिए मैं मदर वर्ड ले लेता हूँ, मैं मदर वर्ड ले लेता हूँ और आपको ये समझना चाहिए कि ये मदर वर्ड कहाँ से आया है। क्या इसका कुछ संस्कृत से कोरिलेशन है? क्या इसका संस्कृत से कोरिलेशन है? तो जो जो जो
वर्ड्स के ओरिजिन होते हैं, कहाँ से कोई वर्ड्स आ रहा है, लैटिन वर्ड से आ रहा है, ग्रीक लैंग्वेज से आ रहा है, ये जो सारी स्टडी की जाती है वो एटिमोलॉजी में की जाती है, वो एटिमोलॉजी में की जाती है। इसके हम लोग मीनिंग देखेंगे, स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द वर्ड्स एंड हाउ देयर फॉर्म एंड मीनिंग हैव चेंज्ड ओवर टाइम। जैसे आप यहाँ पर देखो, राइट, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर संस्कृत है, लैटिन है, ग्रीक है, तो इन्हीं सब से मिलकर जुल करके कोई कुछ ना कुछ नए नए शब्दों का निर्माण हो रहा है। ऐसी स्टडी को हम लोग बोलते हैं एटिमोलॉजी। इसके हम लोग सिनोनिम्स देखेंगे, रूट स्टडी, डेरिवेशन, लेक्सिकल हिस्ट्री, ओरिजिन एनालिसिस एंड वर्ड लोर एंड लिंग्विस्टिक्स। लिंग्विस्टिक्स जो वर्ड है इसका मतलब होता है भाषा अध्ययन, लैंग्वेज का अध्ययन। आगे देखेंगे हम लोग एंटोनिम्स, करंट यूसेज, प्रेजेंट डे मीनिंग, हिस्टोरिकल व्यू, मिस इंटरप्रिटेशन, एटिमोलॉजिकल एरर। चलिए एग्जाम्पल सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं, इससे हम लोगों को और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। द एटिमोलॉजी ऑफ द वर्ड सेरेंडिपिटी, एक सेरेंडिपिटी वर्ड है, तो बोल क्या रहा है इस सेंटेंस में कि एटिमोलॉजी ऑफ द वर्ड, विच वर्ड, टाइप कितना हो रहा है, ठीक है, सेरेंडिपिटी ट्रेसेस बैक टू एन ओल्ड पर्शियन फेरी टेल। ये जो सेरेंडिपिटी वर्ड है ये कहाँ से आ रहा है, ये बता रहा है कि एक पर्शियन कहानी है, वहां से इस शब्द का ओरिजिन है। ये चीज हम लोग एटिमोलॉजी में करते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट वर्ड इज स्टोइक। स्टोइक कौन होता है? स्टोइक एक ऐसा इंसान होता है जो बिल्कुल, अब बोलूं, रजनीकांत टाइप का। उसके सामने दुख आ जाए तो भी उसको कोई समस्या नहीं, उसके सामने सुख आ जाए तो भी उसको कोई समस्या नहीं होती है। जैसे आप इस इमेज में भी देख पा रहे होंगे, दिस गाय इज अ स्टोइक। ये जो इंसान है ये कौन है? ये एक स्टोइक है, ये एक स्टोइक है, ठीक। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? इसको हम लोग बोल रहे हैं स्टोइक। अब देखो, इसके ऊपर धूप आ जाए, बारिश आ जाए, पत्थर गिर जाए, कुछ भी हो जाए, बस ये ऐसे खड़ा हुआ है। इसके ऊपर कुछ भी हो जाए, ये बस ऐसे खड़ा हुआ है, इसको कोई भी समस्या नहीं हो रही है, इसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो ऐसे इंसान को बोला जाता है स्टोइक, ठीक है। मीनिंग देखेंगे, अ पर्सन हु कैन एंड्योर पेन और हार्डशिप विदाउट शोइंग देयर फीलिंग और कंप्लेन्स। मतलब वो जीवन की सारी समस्याओं को बिना कोई इमोशंस दिखाए हुए सहन करके ले जाता है। जैसे आप इसके सिनोनिम्स देखेंगे, इंड्योरिंग, इनडिफरेंट। इनडिफरेंट एक ऐसा इंसान होता है जिसको कुछ भी हो जाए जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इम्पैसिव, रेजिलियंट, इम्प्यूटिंग, वर्ड लोड एंड इसको हटा देना प्लीज, ठीक है, और हटा देना, डोंट काउंट दिस, डोंट काउंट दिस, राइट। ये जो सारे वर्ड है ये इसके सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? एक इमोशनल इंसान, सेंटिमेंटल इंसान, कंप्लेनेंट इंसान और हाइपर सेंसिटिव इंसान। यहाँ पर इसको भी हटा लेना, ये मिस टाइप हो चुका है, ठीक है, कोई लोड वाली बात नहीं है। जो सिनोनिम्स हो गए वो ये हो गए और एंटोनिम्स ये हो गए। जैसे आप सेंटेंस एग्जांपल अगर यहाँ देखोगे तो आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सेंटेंस एग्जांपल्स आर, इवन आफ्टर द लॉस ही रिमेन्ड स्टोइक, डिस्प्लेइंग रिमार्केबल स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर। मतलब उसकी हार भी होगी गेम में, बट वो काम एंड कंपोज्ड रहा। जैसे ये दर्शाता है कि के पास कितना रिमार्केबल स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर। कई लोग होते हैं, अगर क्रिकेट गेम भी हार गए तो बल्ला इधर उधर पटकने लगेंगे, इधर उधर फेंकने लगेंगे। पर एक अच्छा जो प्लेयर होता है, दैट प्लेयर रिमेन्स स्टोइक। चाहे वो जीत जाए तो भी खुश तो होगा ही अंदर अंदर, पर लाइफ में बहुत ज्यादा नहीं दिखाता है कि यार देखो मैंने बहुत बड़ी अचीवमेंट कर ली, ठीक है यार, जीत गया क्या बात है ना। आगे देखते हैं नेक्स्ट वर्ड इज सीफोलॉजिस्ट, राइट। सीफोलॉजिस्ट, जो सीफोलॉजिस्ट है, सीफोलॉजिस्ट एक ऐसा इंसान होता है जो चुनावी विश्लेषक होता है। वो ये पता लगाता है कि मान लो कोई इलेक्शन हो रहा है, जैसे इलेक्शन में बीजेपी पार्टी खड़ी हुई, कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई, सपा पार्टी खड़ी हुई, एक सीफोलॉजिस्ट होता है, वो एनालाइज करता है वोट के पैटर्न को और ये प्रिडिक्शन करने की कोशिश करता है कि इन तीनों चारों पार्टीज में से कौन जो है विजेता बन करके आएगी। तो सीफोलॉजिस्ट जो वर्ड है उसका मतलब क्या हुआ? एक ऐसा इंसान हु स्टडीज वोटिंग पैटर्न। जैसे आप यहाँ पर देखोगे, a person who studies and analyze elections and election results often using data from the polls। इसके सिनोनिम्स देखेंगे हम लोग। जैसे इसको भी देखो, ये इंसान यहाँ पर क्या कर रहा है? ये इंसान वोट पैटर्न को एनालाइज कर रहा है और इस पैटर्न के बेसिस पर वो प्रेडिक्शन करेगा कि इन्होंने क्या किया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? इलेक्शन एनालिस्ट, टिपोलॉजी एक्सपर्ट, डेटा मॉडलर एंड सर्विस स्पेशलिस्ट। एंटोनिम, नॉन वोटर, यूनिफॉर्म पर्सन, नॉन पार्टिसिपेंट एंड एपैथेटिक ऑब्जर्वर। ये इसके
एंटोनिम्स हो जाएंगे। चलिए इसके हम लोग देख लेते हैं सेंटेंस एग्जाम्पल। सेंटेंस एग्जाम्पल, द नोटेड सीफोलॉजिस्ट प्रिडिक्टेड द लैंडस्लाइड विक्ट्री बाय एग्जामिनिंग अर्ली पोलिंग डेटा फ्रॉम की बैटल ग्राउंड स्टेट्स। जो सीफोलॉजिस्ट था उसके पास एक ऐसा डेटा था और इस डेटा के माध्यम से उसने क्या किया, उसने प्रिडिक्शन किया कि कौन चुनाव जीतेगा। आगे देखते हैं, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया, आगे देखते हैं हम लोग। पीडियाट्रिशियन, पीडियाट्रिशियन होता है, जैसे आप इसमें भी देख पा रहे हो, ये बच्चा है, ये बच्चे की माँ है और ये डॉक्टर है। अब आप खुद सोच के बताइए, ये डॉक्टर किसको क्योर कर रहा है? ये डॉक्टर क्योर कर रहा है बच्चे को। तो पीडियाट्रिशियन क्या हो गया? पीडियाट्रिशियन इज अ वर्ड जिसका मतलब होता है बच्चों का डॉक्टर। पीडियाट्रिशियन जो वर्ड है इसका मीनिंग हो गया एक ऐसा डॉक्टर जो बच्चों का डॉक्टर हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके हम लोग सिनोनिम्स देखेंगे, चाइल्ड डॉक्टर, पीडियाट्रिक स्पेशलिस्ट एंड इन्फेंट्स फिजिशियन, यूथ डॉक्टर। तो ये जो सारे शब्द जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये बताना चाह रहा है कि डॉक्टर जो है वो बच्चों का डॉक्टर है, उसको क्या बोलते हैं? पीडिया। आप यहाँ देख पा रहे हैं पीडियाट्रिशियन, राइट, पीडियाट्रिशियन। और इस स्टडी को बोलते हैं पीडियाट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स। और जो इसको प्रैक्टिस करता है उसको बोलते हैं पीडियाट्रिशियन। एंटोनिम, एडल्ट डॉक्टर, जनरल प्रैक्टिशनर और नॉन स्पेशलिस्ट। अब ये जो वर्ड आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जेरियाट्रिशियन, राइट, ये जो शब्द आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जेरियाट्रिशियन, ये वाला वर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड। ये जो जेरियाट्रिशियन वर्ड है मेरे दोस्त, मेरे भाई, एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्यों? क्योंकि जेरियाट्रिशियन वर्ड का मीनिंग होता है एक डॉक्टर जो बूढ़ों का डॉक्टर हो। जेरियाट्रिशियन जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है एक डॉक्टर जो बूढ़ों का डॉक्टर हो, जो वृद्ध लोगों का डॉक्टर हो, उसको जेरियाट्रिशियन बोलते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस देख लेंगे। द नोटेड पीडियाट्रिशियन प्रोवाइडेड एक्सीलेंट केयर for the newborn, ensuring all developmental milestones were met। जो पीडियाट्रिशियन था, फेमस पीडियाट्रिशियन था, एक्सेलेंट क्योर फॉर द न्यूबॉर्न, जो नए नए बच्चे पैदा होते थे उनको बहुत अच्छे से क्योर करता था। तो चलिए पीडियाट्रिशियन वर्ड का हमने मीनिंग सीख लिया। आगे वाला हम वर्ड देख लिया, फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट एक ऐसा इंसान होता है जो ये बोलता है कि महिलाएं किसी से भी कम नहीं है। और वास्तव में अगर आप देखें तो ना पुरुष किसी से कम है ना महिलाएं किसी से कम है। तो एक फेमिनिस्ट इंसान है, वो ये बोलता है कि महिलाएं भी उतनी अच्छी हैं किसी भी कार्य को कर पाने में जितने पुरुष हैं। जैसे आप इस इमेज में भी देख पा रहे, ये एक लेडी है और एक लेडी जेंडर इक्वालिटी के बारे में बात कर रही है। बोल रही है कि जो वुमेन है उनको इक्वल पे मिलना चाहिए। अगर आप आज भी प्राइवेट सेक्टर को जा करके देखें तो ये हमारे समाज की एक बहुत बुरी चीज़ है कि गवर्नमेंट सेक्टर में तो ठीक है, सबको इक्वल पे फॉर द इक्वल वर्क मिलता है, पर अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाकर के देखेंगे तो कई बार जो आपकी पेमेंट होती है दैट इज डिपेंडेंट ऑन द फैक्ट कि आप मेल हो या फीमेल हो। तो क्या ऐसी जेंडर डिस्पैरिटी होनी चाहिए? बोलोगे तो नहीं होनी चाहिए ना। तो इसी चीज को एड्रेस करने जो करेगा ऐसे इंसान को बोला जाता है फेमिनिस्ट। मीनिंग तो अपने आप में क्लियर है। इसके हम लोग सिनोनिम्स देखेंगे, इक्वल राइट्स एडवोकेट, वुमेन राइट्स सपोर्टर एंड जेंडर इक्वालिटी एक्टर। सिंटोनिम्स, एंटोनिम्स, मिसोजिनिस्ट। ये मिसोजिनिस्ट जो वर्ड देख पा रहे हैं आप, मिसोजिनिस्ट जो वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है, इस वर्ड को मिसोजिनिस्ट जो वर्ड है, इसका मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो औरतों से घृणा करता हो। तो ये इसका एंटोनिम हो जाएगा, पैट्रियार्क, शॉविनिस्ट एंड सेक्सिस्ट। सेक्सिस्ट कौन इंसान होगा? जो बोले कि नहीं यार ये पर्टिकुलर जेंडर दूसरे जेंडर से अच्छा है। देखो सेक्सिस्ट एक मेल भी हो सकता है, एक फीमेल भी हो सकता है। अगर कोई फीमेल आके ये बोल दे कि नहीं यार फीमेल्स जो है सारे काम में अच्छी हैं, तो दैट पर्सन इज ऑल्सो अ सेक्सिस्ट। और जो मेल आकर के बोल रहा है नहीं यार जो मतलब पुरुष होते हैं वो महिलाओं से अच्छी हैं, तो वो भी एक सेक्सिस्ट हो जाएगा। अच्छा एग्जाम्पल सेंटेंस देख लो। द नोटेड फेमिनिस्ट स्पोक एट द ग्लोबल कॉन्फ्रेंस कॉलिंग फॉर इक्वल पे एंड रिस्पॉन्स रिप्रेजेंटेशन फॉर ऑल जेंडर्स। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्ड। अगला शब्द हमारा क्या है? लिगामेंट्स। लिगामेंट्स क्या होते हैं? लिगामेंट्स हमारे पैरों में या फिर हमारी बॉडी में पाए जाने वाला टिश्यू है जो कि हड्डियों को आपस में जोड़ता है। लिगामेंट्स क्या हो गए? एक ऐसे बॉडी टिश्यूज हो गए जो बोन्स को आपस में जोड़ता है। जैसे आप यहाँ पर एक बोन ये है, दूसरी बोन ये है, के सारे बोन्स जो है वो किससे कनेक्टेड है? ये लिगामेंट से कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है? ये कनेक्टेड है लिगामेंट से। ठीक है, ठीक है सर, ये समझ में आ रहा है? ये किससे कनेक्टेड है मेरे दोस्त? ये कनेक्टेड है लिगामेंट से, राइट। चलिए कनेक्टिव बैंड, आर्टिकुलर बैंड, फाइब्रस टिश्यू एंड जॉइंट पार्टनर। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? डिटैचमेंट, डिस्कनेक्शन, इंस्टेबिलिटी एंड सेपरेशन। सिंपल एग्जांपल देख लोगे तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि भाई इस वर्ड का मीनिंग क्या है। द एथलीट टोर
The athlete tore important ligaments in their ankle during the match, requiring extensive physical therapy. जो एथलीट था उसने क्या किया, मैच के दौरान अपने घुटने के लिगामेंट्स को खराब कर लिया। अब जैसे तुम ही हो, मान लो कभी तुम्हारे पैर में मोच आ जाती है, अगर तुम्हारे पैर में अगर मोच हो रही है, इट इज बिकॉज जो आपके लिगामेंट्स है वो किसी तरीके से इधर उधर मुड़ गया, इधर हो गया उधर हो गया। मैं बहुत डॉक्टर तो नहीं हूँ जो बहुत डिटेल में बता सकूँ कि क्या होता होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, प्रोटोटाइप। अब प्रोटोटाइप जो वर्ड है, सबसे पहले इसका मीनिंग यहां पर देखो, फर्स्ट टिपिकल और प्रिलिमिनरी मॉडल ऑफ समथिंग। मान लीजिए कि आप एक मोबाइल फोन बनाना चाहते हो, आप एक कोई हो और आप बोलते हो कि नहीं यार मैं गवर्नमेंट जॉब नहीं करूंगा, मैं अपनी एक मोबाइल कंपनी खोलूंगा। तो आप जब भी मोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग करने जाओगे तो उसके पहले आप एक बेसिक प्रोटोटाइप बनाओगे उस मोबाइल का, बेसिक प्रोटोटाइप बनाओगे। जैसे मान लो तुम कार ही है, जैसे मान लो तुम कार बनाना चाहते हो तो पहले तुम प्रोटोटाइप बनाओगे, उसमें एक ये इधर पहिया है, उसमें एक इधर पहिया है, ठीक है, साइकिल नहीं है, और इधर भी तुमने एक पहिया लगा दिया, इधर भी एक पहिया लगा दिया। अब ये बेसिक जो कार है, ये जो बेसिक कार आपको दिख रही है यहाँ पर, ये प्रोटोटाइप हो गया, बेसिक है, ये तो बिल्कुल प्रिलिमिनरी मॉडल है। ये क्या है, प्रोटोटाइप। व्हाट इज दिस, दिस इज प्रोटोटाइप। ठीक है, अब इस प्रोटोटाइप के बेसिस पर ही, इस प्रोटोटाइप के बेसिस पर ही आपकी एक एडवांस्ड कार बनेगी, जो कि आपको देखने में कुछ ऐसी लगेगी। ठीक है, पर उसके पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, उसके पहले आपको बनाना पड़ेगा एक प्रोटोटाइप। ठीक है, तो प्रोटोटाइप क्या हो गया मेरे दोस्त, प्रोटोटाइप हो गया एक प्रिलिमिनरी मॉडल। चलिए इसके हम लोग सिनोनिम्स देखेंगे, आर्चटाइप, मॉडल, सैंपल एंड प्रिलिमिनरी वर्जन। ये सारे जो शब्द आप यहां पर देख पा रहे होंगे, ये इसके सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम क्या हो जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट। प्रोटोटाइप जो सबसे बेसिक है, बेसिक मॉडल, और फाइनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, एंटोनिम फिनिश्ड गुड, एंड आइटम एंड रिजल्ट। चलिए इसके हम लोग एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। द इंजीनियर सक्सेसफुली टेस्टेड द इनिशियल प्रोटोटाइप ऑफ द इलेक्ट्रिक कार, ओके, आइडेंटिफाइंग की इंप्रूवमेंट्स फॉर द फाइनल डिजाइन। तो उन्होंने, जो इंजीनियर्स थे, उन्होंने प्रोटोटाइप को सक्सेसफुली टेस्ट किया। किस लिए टेस्ट किया, ताकि वो एक फाइनल डिजाइन को अच्छे से बना सके। आगे देखते हैं। अच्छा ये तो हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। नेक्स्ट वर्ड है क्या कोई, चलिए हम लोगों ने आज के जो वर्ड्स हैं वो डिस्कस कर लिए। नॉट वर्ड्स, हम लोगों ने वन वर्ड सब्सटीट्यूशन देखे। अभी हम लोगों ने आज के दिन के लिए हमने कुछ वन वर्ड सब्सटीट्यूशन देखे। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ। अभी हम लोग कहाँ बढ़ रहे हैं, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट कैटेगरी, और वो है इडियम्स एंड फ्रेजेस। अभी हम लोग पढ़ेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस। अभी हम लोग देखेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस, पढ़ना शुरू करेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस, और उन शब्दों को देखेंगे। चलिए पहला क्या है, बाइट द बुलेट। अब देखो, बाइट द बुलेट जो वर्ड, सॉरी इडियम आप यहां पर देख पा रहे हो, ये वर्ड नहीं, दिस इज एन इडियम, राइट। अब ये इडियम क्या है, इस इडियम का मीनिंग है कि कोई भी अगर अनप्लेजेंट कंसिक्वेंस है और वो आपको फेस करना ही पड़े, जब आपको फेस करना ही पड़े, मान लो तुम हो, तुम अपने घर से निकले और तुमने बोला था कि मैं शाम को 3 बजे आ जा, सॉरी शाम को 6 बजे आ जाऊंगा, पर तुम पहुंचे रात को 11 बजे। अब तुमको पता है कि अब चूंकि तुम रात को 11 बजे अपने घर जा रहे हो, तो तुम्हें अपने पापा से डांट पड़ेगी, हो सकता है 2-4 तमाचे भी पड़ जाए, बट अब कर क्या सकते हो, आपको घर तो जाना पड़ेगा, सड़क पर तो सो नहीं सकते हो, है ना। तुम सड़क पर तो सो नहीं सकते हो, तुम्हें अपने पापा से बात करनी पड़ेगी। तो ऐसे में मैं बोल सकता हूँ, इडियम फ्रेजेस का यूज कर सकता हूँ, यू विल हैव टू बाइट द बुलेट इफ यू वांट टू एंटर दी होम। अगर आपको अपने घर पे घुसना है, देन यू हैव टू फेस द कंसिक्वेंस। जैसे अब ये बंदा है, अब ये बंदा जो बुलेट है वो खा रहा है, पर इस इडियम का मतलब ये नहीं हो गया कि बुलेट खाना, इसका मतलब हो गया कि कोई भी अनप्लेजेंट सिचुएशन है उसको फेस करना। जैसे सेंटेंस एग्जांपल जब तुम देखोगे ना, तो और अच्छे से समझ में आएगा। इस सेंटेंस एग्जांपल को पढ़ो। With surgery being the only option, he decided to bite the bullet and go through with it. क्या क्या मतलब हुआ कि उसको कोई बीमारी रही होगी, अब वो ठीक सिर्फ और सिर्फ सर्जरी से ही हो सकता है। मान लो कोई इंसान है और उस इंसान को बीमारी है और वो इंसान सिर्फ और सिर्फ सर्जरी से ही ठीक हो सकता है, तो ऐसी अवस्था में वो इंसान क्या करेगा, ही विल हैव टू बाइट द बुलेट। तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि नहीं यार, कुछ भी हो जाए मेरी सर्जरी तो मुझे करवानी ही पड़ेगी, क्यों, क्योंकि बिना सर्जरी के वो इंसान सही
नहीं हो सकता है। बाइट द बुलेट मीनिंग टू फेस अ डिफिकल्ट, अनप्लेजेंट और पेनफुल सिचुएशन ब्रेवली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इडियम देखते हैं हम लोग, नो लव लॉस्ट बिटवीन। ये जो नो लव लॉस्ट बिटवीन इडियम आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसका मतलब होता है बिटर एनमिटी, कठोर शत्रुता। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बिटर एनमिटी, बहुत घनघोर जो आपस में शत्रुता हो जाए उसको हम लोग यूज करते हैं वर्ड बिटर एनमिटी, राइट। जैसे ये दोनों लोग हैं, ये दोनों लोग आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो इनके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं इडियम देयर इज नो लव लॉस्ट बिटवीन देम। जैसे यहाँ पर देखो, देयर वाज नो लव लॉस्ट बिटवीन दी राइवल कोचेस एंड दे बेरली एक्नॉलेज्ड ईच अदर ड्यूरिंग द एंटायर कंपटीशन। मान लो दो टीम्स हैं और दोनों टीम्स आपस में गेम खेलने के लिए आई हुई हैं, तो दोनों टीमों के जो कोचेस हैं, जो ट्रेन करते हैं टीम्स को, वो आपस में एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, इतना ज्यादा पसंद नहीं करते हैं कि बिल्कुल लड़ाई झगड़ा पर भी उतारू हो जाते हैं। तो वहां पर हमने इडियम यूज कर लिया, देयर वाज नो लव लॉस्ट बिटवीन। आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है, आगे देखते हैं। आगे इज डज नॉट होल्ड वाटर, डज नॉट होल्ड वाटर। जैसे यहां पर भी देखो, अब ये बर्तन है, कांच का बर्तन है और इसमें पानी डाला जा रहा है, पानी तो डाला जा रहा है बट पानी बाहर निकल आ रहा है, पानी जो है वो बाहर निकल आ रहा है। तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे डज नॉट होल्ड वाटर। पर सर डज नॉट होल्ड वाटर इडियम का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ, देखिए, इलॉजिकल। जब कोई भी चीज इलॉजिकल हो जाएगी या फिर नॉट रीजनेबल हो जाएगी, नॉट रीजनेबल, व्हेन समथिंग इज नॉट रीजनेबल, मतलब सर मुझे समझ नहीं आ रहा है, व्हेन समथिंग इज नॉट रीजनेबल इसका मतलब समझा दो। देखो बेटा, मान लो जैसे तुम हो और तुम क्लास बंक करके कहीं घूमने चले गए और तुमसे पूछा जाए कि तुम कल क्लास क्यों नहीं आए थे, तो तुम बोल दो कि सर एक्चुअल में क्या हुआ था कि मैं, मेरे घर में जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब आए थे, उनसे मैं मिलने गया हुआ था, इसकी वजह से मैं स्कूल नहीं आ पाया। तो जो आपने एक्सप्लेनेशन दी है कि आपके घर में तो डोनाल्ड ट्रंप आ गए थे जिससे आप मिलने गए थे, तो ऐसे में वो जो आपका टीचर होगा वो बोलेगा कि मेरे माथे पे लिखा हुआ है कुछ, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है क्या? तो ऐसी अवस्था में आप बोल सकते हो कि डज नॉट होल्ड वाटर जो है, ये इडियम आप वहां पे यूज कर पाओगे, क्योंकि जो आपने एक्सप्लेनेशन दी हुई है, जो आपने एक्सप्लेनेशन दी हुई है, दैट इज अनरीजनेबल, दैट इज इलॉजिकल, इट वोंट होल्ड वाटर। फिर सिंपल एग्जांपल देखो, देखिए, his story about the flat tire completely does not hold water because he does not even own a car। मान लो कोई इंसान है और वो इस इंसान के पास कार भी नहीं है और उसे पूछा जाए कि तुम आज ऑफिस लेट क्यों आए, तो वो एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि सर जो मेरी कार थी उसमें पंक्चर हो गया। अब बॉस बोलेगा यार ये कैसी बात कर रहा है, के पास तो कार भी नहीं है तो इसी कार पंक्चर कैसे हो गई? तो जो उसकी एक्सप्लेनेशन है, इट डिड नॉट होल्ड वाटर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट इडियम की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट इडियम क्या है। द नेक्स्ट इडियम इज वाइल्ड गूस चेज। ये जो नेक्स्ट इडियम हम लोग यहां देख रहे हैं, दैट इज वाइल्ड गूस चेज। इसका मीनिंग है अ परस्यूट ऑफ समथिंग दैट इज अनअटेनेबल और वेस्ट ऑफ टाइम। जैसे मान लो तुम ही हो और तुम अमृत की खोज में निकल जाओ, एक ऐसा लिक्विड, एक ऐसा द्रव जिसको पी करके आप जीवन भर कैसे हो जाओ, आप जीवन भर में यू आर कंप्लीटली आप अमर हो जाओ। पर ऐसा तो कोई लिक्विड है ही नहीं ना, ऐसा तो कोई लिक्विड है ही नहीं, आप ऐसे लिक्विड को कभी पा ही नहीं सकते हो। तो अगर आप ऐसी सर्च में पीछे जाओगे तो उसको बोलेंगे अ वाइल्ड गूस चेज। जैसे यही है, अभी इस गूस के पीछे पड़ा हुआ है पकड़ने के लिए, पर ये जो पक्षी है ऐसे ऐसे भागता है कि ये कभी इसको पकड़ ही नहीं पाएगा। तो वहां से हमारा आ गया ये इडियम अ वाइल्ड गूस चेज। सेंटेंस एग्जांपल देखोगे, searching the entire museum for the missing artifact that was later found in a different storage room felt like a wild goose chase। मान लो कोई आर्टिफैक्ट था, वो दूसरे रूम में था पर उसकी खोज तीसरे रूम में की जा रही थी, तो वहां तो मिलेगा ही नहीं। सो दैट वाज मोर लाइक अ वाइल्ड गूस चेस। नेक्स्ट वन देखते हैं। चलिए इडियम्स हमने आज के कवर कर लिए। हमने क्या है मेरे दोस्त, मेरे प्यारे प्यारे भाई, मेरे प्यारे प्यारे मित्र, हमने इडियम्स जो है वो आज के कवर कर लिए। अब हम लोग बढ़ते हैं वर्ड सीरीज की तरफ। देखो हमने पहले क्या किया, हमने कुछ वन वर्ड सब्सटीट्यूशन कवर किए, हमने कुछ वन वर्ड सब्सटीट्यूशन कवर किए। फिर उसके बाद हम लोग पहुंचे
इडियम्स एंड फ्रेजेस की तरफ। ठीक है, उसके बाद हम लोग पहुंचे इडियम्स एंड फ्रेजेस की तरफ। ठीक, पहले हमने क्या किया, हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ा, उसके बाद हमने इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ा। अब हम लोग बढ़ते हैं वर्ड सीरीज की तरफ। अब बोलोगे सर आपने जो है कुछ बहुत ही थोड़े से कम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम्स एंड फ्रेजेस कवर किए। देखो मैंने वो इडियम्स एंड फ्रेजेस और सॉरी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिए हैं जो कि समझने में थोड़े से मुश्किल होते हैं, तो मैंने उनको डिटेल में आज की क्लास में डिस्कस किया हुआ है। मैंने उनको क्या किया हुआ है, मैंने उनको आज की क्लास में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, आज की क्लास में डिस्कस कर लिया बाकी। लेकिन अगर आपको डिटेल में पूरी की पूरी लिस्ट पढ़नी है तो आपको माई पाठशाला चैनल के टेलीग्राम चैनल पर डे 2 की पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मैं चाहूंगा कि आप उस पीडीएफ को जरूर पढ़ें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। लेट अस हैव अ लुक एट द वर्ड। हमारा वर्ड सीरीज का जो पहला वर्ड है ट्रैम्प। और ये जो ट्रैम्प वर्ड है ये दो तरीके से यूज हो सकता है। ये जो ट्रैम्प वर्ड है ये नाउन के तरीके भी यूज हो सकता है और ये वर्ब के तरीके भी यूज हो सकता है। अगर मैं नाउन की बात करता हूं तो इसका मीनिंग देखो क्या है, अ पर्सन हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑफन ऑन फूट इन सर्च ऑफ वर्क एज अ वैगरेंट। जैसे मान लो ये इंसान है और इसके इंसान के पास ना रहने के लिए घर है, ना सोने के लिए कुछ मकान है ना, और कपड़े हैं थोड़े बहुत टूटे फूटे किसी टाइप के, तो ऐसे इंसान को बोला जाएगा ट्रैम्प। क्यों? क्योंकि ये खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह बस घूमता रहता है, एक तरीके का ये खाना बदोश है। तो वहां पर ये नाउन के तरीके यूज हो गया। अब दूसरा यूज हम कर सकते हैं इसको वर्ब के तरीके। वर्ब के तरीके कैसे होगा, टू वॉक विद अ हैवी फर्म स्टैम्प, टू ट्रैवल ऑन अ फूट ऑफन थ्रू रगेड और सीनिक ट्रेन। मतलब ट्रैम्प जो है अगर आप इसको एज अ वर्ब यूज करोगे, अगर ट्रैम्प वर्ड को आप एज अ वर्ब यूज करोगे तो इसका मतलब होता है चलना फिरना बहुत ही कठिन रास्ते पर। ठीक है, इसके हम लोग सिनोनिम्स देखेंगे, वैगरेंट, वैगबॉन्ड, होबो एंड ड्रिफ्टर। एंटोनिम्स, होम ओनर, रेजिडेंट, सेटल्ड पर्सन। देखो होम ओनर, रेजिडेंट, सेटल्ड पर्सन मतलब क्या हुआ, एक ऐसा इंसान जिसके पास अपना खुद का घर हो। वो इंसान जिसके पास अपना खुद का घर होगा वो क्यों इधर से उधर सिर्फ और सिर्फ खाने की तलाश में जाएगा? वो क्यों इधर से उधर सिर्फ और सिर्फ खाने की तलाश में जाएगा? ये तो आसमी सी बात है ना यार, है ना। जैसे आप सेंटेंस एग्जांपल देखोगे एज अ नाउन, मैं अगर इसको नाउन की तरीके यूज करता हूं तो आप पहला देखोगे, ही इनकाउंटर्ड अ रिसोर्सफुल ट्रैम्प शेयरिंग स्टोरीज बाय द कैंप फायर। मान लो दो ट्रैम्प थे, इधर उधर घूमते घूमते रहते थे, और वो कैंप फायर मतलब ऐसे ऐसे जो आग नहीं लगी होती है ऐसे लगा के फिर उसमें आग लगाते हैं, ऐसे ऐसे जैसे आग लगी होती है सब बैठ के आग तापते हैं, तो उसको बोला जाता है कैंप फायर। तो ही इनकाउंटर्ड अ रिसोर्सफुल ट्रैम्प शेयरिंग स्टोरिंग बाय द कैंप फायर। तो कैंप फायर के जो अगल बगल में बैठा रहा होगा वो ट्रैम्प, और वो अपनी स्टोरी शेयर कर रहा था। अब अगर इसको मैं एज अ वर्ब यूज करूं, वी डिसाइडेड टू ट्रैम्प द एंटायर लेंथ ऑफ अल्पाइन ट्रेल नेक्स्ट समर। देखो यहाँ पर क्या है, ट्रैम्प का मतलब है बाई फुट वॉक करना। ट्रैम्प जो है यहाँ पर जो एज अ वर्ब यूज किया गया, इसका मतलब होता है बाई फुट वॉक करना। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट, द नेक्स्ट वर्ड इज ब्यूटीफुल। यार ब्यूटीफुल तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे वर्ड एक्सप्लेन करने की जरूरत है। क्या मुझे वर्ड एक्सप्लेन करने की जरूरत है? मुझे नहीं लगता मुझे वर्ड ये एक्सप्लेन करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि जो ब्यूटीफुल वर्ड है इसका मीनिंग अपने आप में ही होता है सुंदर। और सुंदर मुझे नहीं पता लगता है कि आपको मुझे बताने की जरूरत है कि क्या सुंदर है और क्या सुंदर नहीं है। जैसे आप यहाँ पर भी देख पाओगे, यहाँ पर आपको सुंदर क्या दिख रहा है, इस इमेज में आपको सुंदर क्या दिख रहा है, यहाँ से मुझे तुम्हारी मानसिकता पता चल जाएगी। देखो यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो तुमको समझ में आएगा कि यहाँ पर एक फूल भी दिया है, देयर इज अ फ्लावर ओवर हियर। यहाँ पर एक फूल है, फ्लावर है, और ये जो फ्लावर है मेरे दोस्त, ये जो फूल है, ये जो फ्लावर है, ये बहुत ही सुंदर है, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। मुझे नहीं लगता ये मुझे बहुत डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। डिलीजेंट। डिलीजेंट कौन होता है? डिलीजेंट एक ऐसा इंसान है, अ पर्सन हु इज वेरी वेरी हार्ड वर्किंग। जो इंसान बहुत ज्यादा परिश्रमी होता है ऐसे इंसान को बोला जाता है डिलीजेंट। अ पर्सन हु इज वेरी हार्ड वर्किंग इज कॉल्ड डिलीजेंट। जैसे यही है, देखो एक स्टूडेंट है
और ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा है, बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहा है, तो ऐसे स्टूडेंट को बोला जाएगा ही इज अ डिलीजेंट स्टूडेंट, ही इज अ डिलीजेंट स्टूडेंट। ठीक है। अच्छा, इसके हम लोग सिनोनिम देखें, कंसेंशियस, परसिस्टेंट, अटेंटिव एंड थॉरो। ये चारों शब्द जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये चारों के चारों शब्द इसके सिनोनिम्स है। कंसेंशियस कौन होगा? जो बहुत ईमानदार हो। सीधी सी बात है, अगर कोई इंसान ईमानदार है वो अपने काम के प्रति भी ईमानदार होगा। अटेंटिव, जो अटेंशन के साथ काम करता हो। परसिस्टेंट, जो लगातार एफर्ट्स लगा करके काम करता हो। एंटोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे? केयरलेस, इनअटेंटिव, स्लोथफुल और इंडोलेंट। ये जो दोनों शब्द आप यहाँ पे देख पा रहे हो, स्लोथफुल और इंडोलेंट, इन दोनों वर्ड्स का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा आलसी हो। स्लोथफुल और इंडोलेंट, ये जो दोनों शब्द आप यहाँ पर देख पा रहे हो, इनका मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा आलसी हो। ठीक है। चलिए आगे देखें हम लोग। Simple example, the researchers' diligent note taking was crucial for the final report. जो रिसर्चर की जो डिलीजेंट नोट टेकिंग थी, अब यहाँ पे डिलीजेंट जो है वो कैसे यूज हो रहा है? यहाँ पर जो डिलीजेंट है वो यूज हो रहा है एज एन एडजेक्टिव। ये कैसे यूज हो रहा है? ये यूज हो रहा है एज एन एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव के तरीके यूज हो रहा है, नोट टेकिंग को ये चेंज कर रहा है। द रिसर्चर्स डिलीजेंट नोट टेकिंग वाज क्रूशियल फॉर द फाइनल रिपोर्ट। चलिए आगे देखते हैं। चलो यार, डिलीजेंट वर्ड का तो हमने मीनिंग समझ लिया, अब आगे हम लोग कुछ और नए वर्ड्स का मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। यार पानी पी लूं क्या? वो तो पानी पी लूं मैं, अगर तुम्हारी इजाजत हो। विद योर परमिशन कैन आई हैव सम वाटर? चलिए। हाँ, कुछ एनर्जी ड्रिंक भी होनी चाहिए ना। मुझे लग रहा है कि कुछ एनर्जी ड्रिंक भी होनी चाहिए ताकि, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग और हम लोग देखते हैं वर्ड एडुलेशन। एडुलेशन जो वर्ड है, इसका हिंदी मीनिंग होता है प्रशंसा। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? इसका हिंदी मीनिंग होता है प्रशंसा। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? इसका हिंदी मीनिंग होता है प्रशंसा। जैसे मान लो ये लेडी है और इस लेडी यहाँ पर खड़ी हुई है और इसकी बहुत लोग प्रशंसा कर रहे हैं, एडिलेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रशंसा कर रहे हैं। तो एडिलेशन जो वर्ड हुआ उसका मीनिंग होता है प्रशंसा। एक्सेसिव और स्लेविश एडमिनिस्ट्रेशन और फ्लैटरी, मतलब किसी की बहुत ज्यादा प्रशंसा करना, वो होता है एडिलेशन। दूसरा दूसरा अगर इसको, चलो ये तो हो गया सिनोनिम्स। फ्लैटरी, वर्शिप मतलब होता है पूजा करना किसी की, आइडलाइजेशन एंड एक्साल्टेशन। एक्साल्टेशन मतलब किसी इंसान को ऐसी अवस्था में पहुंचा देना कि नहीं भाई वही एकमात्र भगवान है, वो होता है वर्ड एक्साल्टेशन का मीनिंग। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म का मतलब होता है आलोचना। डेरिजन का भी मतलब होता है आलोचना। डिसअप्रूवल एंड कंटेम्प्ट, ये जो सारे वर्ड्स है ये इसके क्या हो गए? ये इसके एंटोनिम्स हो गए। सेंटेंस एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग देखेंगे सेंटेंस एग्जांपल्स। पहला है द एक्टर अनकंफर्टेबल विद एक्सट्रीम एडुलेशन प्रेफर्ड प्रिवेसी। जो एक्टर था वो किससे अनकंफर्टेबल? बिकॉज ऑफ द एडुलेशन। मान लो कुछ लोग हैं, कोई एक्टर है मान लो, और उसको एडुलेशन नहीं पसंद। कोई एक्टर है और उसको एडुलेशन नहीं पसंद है, तो अगर वो एक्टर को एडुलेशन नहीं पसंद होगी तो वो क्या प्रेफर करेगा? नहीं यार, मेरे फालतू प्रशंसा मत करो, मुझे फालतू में प्रशंसा मत करो, मुझे बस जाओ अपने कमरे में रहने दो। तो वो क्या कर रहा था? उसको एडुलेशन अच्छी नहीं लग रही थी, तो क्या पसंद था उसको? प्राइवेसी पसंद थी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। शी रिसीव्ड द एडुलेशन ऑफ द क्राउड आफ्टर हर स्पीच। उसने, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, शी रिसीव्ड द एडुलेशन ऑफ द क्राउड आफ्टर हर स्पीच। उसने स्पीच के पश्चात उसको क्राउड का, जनता का क्या मिला? एडुलेशन मिला, प्रशंसा मिली। आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट नेक्स्ट वाला वर्ड देखते हैं, कॉन्टेम्पलेशन। कॉन्टेम्पलेशन का मतलब जो है, जैसे आप इसको भी देखो, जैसे आप इस इंसान को देख पा रहे हो, ये नदी के किनारे बैठा हुआ है। ये कहाँ बैठा हुआ है? ये बैठा हुआ है नदी के किनारे। और ये नदी के किनारे बैठ के क्या कर रहा है? नदी के किनारे बैठ के ये सोच रहा है, गंभीर मुद्रा में ये नदी के किनारे बैठ रहा है। तो किस अवस्था में है? ये कॉन्टेम्पलेशन की मुद्रा में है, ये गंभीर सोच की मुद्रा में। तो कॉन्टेम्पलेशन का मतलब क्या हुआ? गंभीर सोच, गंभीर सोच। जैसे आप यहां पर भी देखोगे, मीनिंग क्या हो जाएगी? द एक्शन ऑफ लुकिंग थॉटफुली एट समथिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। सिनोनिम्स इसके हम लोग देखेंगे, कंसेंशियस, परसिस्टेंट, अटेंटिव एंड थॉरो। एंटोनिम्स देखोगे, केयरलेस, वेट अ सेकंड, व्हाट जस्ट हैपेंड?
What just happened? Station. Just give me a minute, guys. कुछ तो गलत हुआ है यहाँ पर. ये सारे के सारे जो वर्ड्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, जो सारे के सारे वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, इसको मत नोट करना, ये मिसटाइप हो गया है, तो मत टाइप. ठीक है, इसको मत लिखना. मैं यहाँ पर सिनोनिम्स लिख देता हूँ. मैं यहाँ पर अपने मन से सिनोनिम्स लिख देता हूँ. यार टाइप करने वाले लोग भी जो है ना, कई बार ऐसे ऐसे कर देते हैं. चलिए मैं सिनोनिम्स लिखता हूँ इसके लिए. कॉन्टेम्पलेशन मतलब हो जाएगा थिंक, ब्रूड. राइट, ये जो वर्ड आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये इसका एक तरीके से सिनोनिम हो जाएगा. ठीक है, चलिए अभी तो यही रख लेंगे, है ना. इसके सेंटेंस एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं. द मॉन्क स्टूड इन साइलेंट कॉन्टेम्पलेशन बिफोर द एंशिएंट स्टैचू. जो मॉन्क था वो क्या कर रहा था? इन द साइलेंट कॉन्टेम्पलेशन में था बिफोर द एंशिएंट स्टैचू. जो स्टैचू लगी होगी उस स्टैचू के पास वो खड़ा हुआ था और गंभीर सोच की मुद्रा में था. He spent hours in quiet contemplation on the mountain peak. माउंटेन पीक पर वो काफी कुछ सोचता विचार करता रहा. आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग. चलिए, हम लोगों ने वर्ड सीरीज भी कवर कर ली. हमने क्या क्या कवर किया अभी तक? हमने कवर किया है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, है ना. और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बाद हम लोग इसमें पहुंचे थे, इडियम्स एंड फ्रेजेस पे पहुंचे थे. फिर उसके बाद हम लोग पहुंचे थे वर्ड सीरीज पे. अब हम लोग आ जाते हैं फ्रेजल वर्ब्स में. जो सारी की सारी चीजें क्लियरली आ रही है या नहीं आ रही है? पूरा कैमरा इसको कवर नहीं कर पा रहा है, राइट. तो मुझे लग रहा है इसको थोड़ा छोटा करना. थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो. अभी आ रहा है क्या पूरा? ठीक है, अभी तो क्लियरली विजिबल हो रहा है. तो देखो, एसएससी के एग्जाम में जो सबसे ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम होती है वो होती है फ्रेजल वर्ब्स में. बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है फ्रेजल वर्ब्स में. चलिए, तो पहला जो फ्रेजल वर्ब है वो है अटेंड ऑन. अटेंड ऑन जो फ्रेजल वर्ब है, इसका मीनिंग क्या हुआ है? सेवा करना. इसका मतलब होता है टू सर्व, या फिर हिंदी में अगर बात करें सेवा करना. अटेंड ऑन. अटेंड ऑन का मतलब हो गया सेवा करना. जैसे आप यहाँ पर सेंटेंस एग्जांपल देखो, राधिका हैज मेनी सर्वेंट्स टू अटेंड ऑन हर. राधिका के पास क्या है? बहुत सारे सर्वेंट्स हैं, नौकर है. राधिका के पास बहुत सारे सर्वेंट्स हैं, नौकर है. वो क्या करते हैं? अटेंड ऑन हर. उसकी सेवा के लिए वो नौकर है. ठीक है, तो अटेंड ऑन का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया सेवा करना. बैक ऑफ. बैक ऑफ ये जो फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है पीछे हट जाना. टू रिट्रीट मतलब पीछे हट जाना या फिर दावा छोड़ देना. अगर सेंटेंस एग्जांपल अगर आप इसका देखोगे, फाइनली शी बैक्ड ऑफ फ्रॉम हर क्लेम ऑन दी प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी पे जो भी उसका दावा था उस पर पीछे हट गई. शी फाइनली बैक्ड ऑफ from her claim on the property. She finally backed off from her claim on the property. नेक्स्ट वन देखते हैं, बैक आउट. बैक आउट इसका भी मतलब हो जाता है पीछे हट जाना. लेकिन देखो, ये जो बैक ऑफ जो फ्रेजल वर्ब है, इसका जो प्राइमरली सेंस होता है, अपने जो भी तुम पहले दावा कर रहे थे कोई चीज पे, वहां से अगर तुम पीछे हट जाते हो, उसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं बैक ऑफ. लेकिन जो बैक आउट होता है वो कब यूज होता है? यूज होता है तुमने कोई काम की शुरुआत की, लेकिन काम की शुरुआत करने से पहले ही तुम पीछे हट गए, तो वहां पर हम लोग यूज करते हैं वर्ड बैक आउट. ठीक है, जैसे यहां देखो कि यू शुड नॉट बैक आउट फ्रॉम योर प्रॉमिस. अगर आपने एक बार प्रॉमिस कर दिया किसी से, तो आपको अपने प्रॉमिस से पीछे हटना नहीं चाहिए. मेक सेंस? मेक सेंस ना? चलिए, तो ये दोनों है, काफी कंफ्यूजिंग हो सकते हैं और एग्जाम में इन पे बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है. बैकअप, 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 बैकअप. जैसे पावर बैकअप होता है ना, घर में जिनके घर में इन्वर्टर लगा होता है, बोले अरे यार पावर चली गई, पावर बैकअप ऑन हो गया. तो बैकअप जो वर्ड है, इसका मतलब होता है टू सपोर्ट. टू सपोर्ट. इसके हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. आई नीडेड पावर बैकअप इन केस द लाइट वेंट ऑफ. मान लो अगर लाइट चली जाती है, मान लो अगर लाइट चली जाती है, तो ऐसी अवस्था में मुझे क्या चाहिए होगा? पावर बैकअप की जरूरत पड़ेगी. आई वुड नीड पावर बैकअप. आगे देखते हैं,
बैंक ऑन या फिर बैंक अपॉन दोनों यूज कर सकते हैं। बैंक ऑन जो फ्रेजल वर्ब है इसका मतलब होता है टू रिलाई अपॉन या रिलाई ऑन, विश्वास करना या फिर किसी पर निर्भर रहना। आई बैंक ऑन यू, मैं तुम्हारे ऊपर निर्भर हूं। आई बैंक ऑन यू, आई बैंक अपॉन यू। तो वी आर ऑल बैंकिंग ऑन यू फॉर दी अपकमिंग फाइनल। हम सभी लोग आप पर निर्भर है किस चीज के लिए? अपकमिंग फाइनल के लिए, आगे आने वाले फाइनल के लिए। वी ऑल आर बैंकिंग ऑन यू। काउंट ऑन, इसका भी मतलब होता है टू रिलाई ऑन समबडी, किसी पर विश्वास करना, किसी पर निर्भर होना, दैट इज काउंट ऑन। वी आर ऑल बैंकिंग ऑन यू फॉर दी, वेट अ सेकेंड, बैंकिंग ऑन की जगह यहाँ पर काउंट ऑन, वी आर ऑल काउंटिंग ऑन यू, यहाँ पर इसको ऐसे लिख दो, ठीक है। बैंकिंग ऑन और काउंटिंग ऑन दोनों सिमिलर है, दोनों को सिमिलर तरीके से यूज किया जा सकता है। वी आर ऑल काउंटिंग ऑन यू फॉर द अपकमिंग फाइनल मैच। वी आर ऑल काउंटिंग ऑन यू फॉर द अपकमिंग फाइनल मैच। तो चलिए, हम लोगों ने फ्रेजल वर्ब्स भी आज कवर किए। अब आगे देखते हैं हम लोग क्या है। देखो ये जो है ये टॉपिक है फिक्स्ड प्रपोजिशन का। ये टॉपिक किसका? ये टॉपिक है फिक्स्ड प्रपोजिशन का, ठीक है। ये टॉपिक है फिक्स्ड प्रपोजिशन। ये टॉपिक है किसका? ये है टॉपिक फिक्स्ड प्रपोजिशन का। ये टॉपिक है फिक्स्ड प्रपोजिशन का, राइट। चलिए, तो अब इसको भी हम लोग कवर करते हैं। कुछ जो वर्ड्स यहाँ पर दिए हुए हैं फिक्स्ड प्रपोजिशन वाले, दैट टू वी विल कवर, वो भी हम लोग देखेंगे बड़ी जल्दी से। तो पहला क्या है? abstemious in, राइट। अब देखो abstemious in का जो मतलब है, abstemious जो in है इसका क्या मतलब हुआ? कोई चीज में बहुत को सोच समझ के खाना, बहुत परहेज करना, राइट। अगर कोई चीज में आप परहेज करते हो तो इसमें लिख लो किसी चीज में परहेज करना। यहां पर लिखो किसी में परहेज करना, किसी में क्या करना? परहेज करना। उसके लिए हम लोग यूज करते हैं abstemious in। Those who are abstemious in food habits, जो abstemious होते हैं किसमें? फूड हैबिट्स में, वो अच्छा स्वास्थ्य एंजॉय करते हैं। सीधी सी बात है, अगर तुम्हारे सामने 2 समोसे रख दिए गए, तुम्हारे सामने 2 पिज्जा रख दिए गए और आपने बोला नहीं, आई वोंट ईट इट, क्योंकि मुझे अपने स्वास्थ्य की बहुत ज्यादा चिंता है। ऐसा थोड़ी होगा कि तुम्हारे सामने 10 समोसे रख दिए गए, तुम नहीं खाओगे। हो सकता है तुम खा भी लो और हो सकता है तुम ना खाओ। बट इफ यू आर abstemious इन योर फूड हैबिट्स, अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो खाने पीने में परहेज बरतते हो, तो फिर आपका क्या, आपका स्वास्थ्य जो होगा बहुत अच्छा रहेगा। आगे देखते हैं। एक्सीड टू, एक्सीड टू जो है इसका मतलब होता है मान लेना। देखो प्रपोजिशन जो है इनके साथ फिक्स्ड रहेगी। मान लेना इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मान लेना या फिर स्वीकार कर लेना। मान लेना या फिर स्वीकार कर लेना। जैसे ही एक्सीडेड टू माई रिक्वेस्ट, ही क्या? ही एक्सीडेड टू माई रिक्वेस्ट, वो मेरी विनती को स्वीकार कर लिया, वह मेरी विनती को मान लिया। एक्सीडेड टू, एक्सेस टू, इसका मतलब क्या हुआ? पहुंच होना। इसका मतलब हुआ पहुंच होना। आई हैव नो एक्सेस टू द प्राइम मिनिस्टर, मेरे पास प्रधानमंत्री तक के लिए कोई भी पहुंच नहीं है। आई डू नॉट हैव एक्सेस टू द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। आगे देखते हैं। एडहियर टू, एडहियर टू का मतलब हुआ कोई चीज को फॉलो करना या फिर किसी चीज पर अड़े रहना। टिक टू जो है वो एडहियर टू का मतलब हो गया। वी डिसाइडेड टू एडहियर टू द प्रोग्राम ऑलरेडी एग्रीड अपॉन, मतलब जो भी पहले प्लानिंग की गई थी कि जो हमारा प्रोग्राम है वो ऐसे ऐसे चलेगा, हम उसी शेड्यूल पर अड़े रहे, उसी सीक्वेंस में हमने कोई भी काम किया। नेक्स्ट, अप्रूव ऑफ, अप्रूव ऑफ, शी अप्रूव्ड ऑफ माय प्रपोजल इन नो टाइम, शी अप्रूव्ड ऑफ माय प्रपोजल इन नो टाइम। देखो बोलोगे सर ये जो फिक्स प्रपोजिशन है आप मुझे क्यों पढ़ा रहे हो? ये आप मुझे क्यों पढ़ा रहे हो? जैसे मैं एक एग्जांपल यहां पर ले दूं, मैं यहां पर जैसे क्वेश्चन ले लेता हूं और आप मुझे बताइएगा कि ये जो है सही है या नहीं है, क्या प्रपोजिशन आना चाहिए।
मुझे अगर ऑप्शन मैं आपको दे दूं, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन, और अगर मान लो कोई बंदा है और उसके सामने क्वेश्चन दिया गया और इस इंसान को ये नहीं पता है कि एडहर के साथ आपको हमेशा प्रपोजिशन टू लगानी है, तो इन चारों में से कोई भी रैंडमली चूज कर लेगा। तो इसलिए जरूरी हो जाता है कि आपको पता होना चाहिए कि एडहर के साथ आपको जो प्रपोजिशन है वो हमेशा प्रपोजिशन टू आएगी। इसलिए आपको पढ़ाया जा रहा है फिक्स्ड प्रपोजिशन वाले कंसेप्ट। ठीक है, इसीलिए आपको पढ़ाया जा रहा है फिक्स प्रपोजिशन वाले कंसेप्ट। चलिए, हम लोगों ने फिक्स प्रपोजिशन भी यहां पर ऐसे कवर कर लिया। अब हमारा आज के दिन का लास्ट टॉपिक बचता है, वो है क्लोज टेस्ट वाले वर्ड्स। हमारे जो वर्ड्स हैं क्लोज टेस्ट वाले, तो हम लोग इनको भी हम लोग देख लेते हैं, इनको भी हम लोग जल्दी से देख लेते हैं और इसको कवर करते हैं। ठीक है, जैसे आप पहला यहाँ पर देख पा रहे होगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जो पहला वर्ड देख पा रहे होगे, आल्टर। आल्टर का मतलब होता है चेंज करना, परिवर्तन करना। आल्टर और आल्टार, आल्टर और आल्टार प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट सेम है, आल्टर और आल्टार, आल्टर और आल्टार। तो आल्टर का मतलब क्या होगा, चेंज कर देना, परिवर्तित कर देना। और आल्टार का क्या मतलब होगा, प्लेस ऑफ वर्शिप। मान लो कोई ऊंचा बहुत बड़ा जगह है और वहां पर ईश्वर वगैरह की पूजा होती है, तो उसको बोलते हैं आल्टार। आल्टर क्या हुआ, परिवर्तन करना। वी हैव हैड टू आल्टर सम ऑफ आवर प्लान्स, हमको अपने प्लान्स में कुछ चेंजेस करना पड़ा, हमको अपने प्लान्स में कुछ परिवर्तन करना पड़ा। अच्छा, आल्टार का क्या, ही बॉड बिफोर द आल्टार, वो आल्टार के सामने बाउ किया, उसने ऐसे अपने आप को झुकाया, वेदी के सामने अपने आप को झुकाया। असेंट, असेंट जो वर्ड है, और एसेंट, देखो प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट सेम है। असेंट और एसेंट दोनों प्रोनाउंसिएशन सेम है, पर इस ASSENT का मतलब होता है स्वीकृति, राइट। और ये SCENT का मतलब होता है चढ़ाई। चढ़ाई मतलब ऊपर चढ़ना। आप यहाँ पर सेंटेंस एग्जांपल पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। द डायरेक्टर हैज गिवन हर असेंट टू द प्रपोजल, जो डायरेक्टर है उसने क्या किया है, असेंट टू द प्रपोजल, उसने डायरेक्टर ने प्रपोजल के लिए अपना असेंट दे दिया। शी मेड हर फर्स्ट सक्सेसफुल असेंट ऑफ द एवरेस्ट लास्ट ईयर, मतलब उसने जो पिछले साल का था उसने प्लान किया हुआ था कि मैं यार एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई करूंगी, तो उसमें वो सक्सेसफुल हुई। शी मेड हर फर्स्ट सक्सेसफुल असेंट ऑफ एवरेस्ट लास्ट ईयर। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आज की क्लास हम लोग यहाँ पर फिनिश कर लेते हैं। हमने आज बहुत सब कुछ कवर किया, वी हैव लर्न सो मेनी थिंग्स टुडे। हमने आज कवर किया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, हमने आज कवर किए इडियम्स एंड फ्रेजेस, वर्ड सीरीज, उसके बाद फिक्स प्रपोजिशंस हमने कवर किए हैं, उसके बाद हमने क्लोज टेस्ट वाले वर्ड्स कवर किए हुए हैं। अच्छा, ये तो उसमें से कुछ लिमिटेड, मैंने जो टफ वाले वर्ड्स से वो मैं उठा करके ले आऊँ। अगर आपको डिटेल में आज डे 2 कवर करना है तो मैं चाहूँगा कि आप टेलीग्राम चैनल पर हमारे साथ जुड़े, माई पाठशाला के, जो कि नीचे लिंक पे दिया होगा, और उस लिंक पर पे ज्वाइन करके आप डे 2 की सारी वोकैब को पढ़ें, रिवाइज करें। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर टुडेस क्लास। आप अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।